एनालिसिस स्टेप 2 के अंदर जो केस आ सकती है, पहले तो इसके डेफिनेशन लिखिए कि डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन डिपेंडिंग अपॉन एज एंड जेंडर। ठीक है, मतलब जेंडर और एज के ऊपर डिपेंड करते हुए वो कंडीशन जिसमें ओवरऑल एचपी लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाए, दैट इज नोन एज अनीमिया। इसको हम अनीमिया कहते हैं। इसमें एज और जेंडर की बात इसलिए करते हैं कि जितना एज एडवांस हो, मतलब एज के हिसाब से जो न्यू नेट्स है या बेबीज होते हैं उसमें आरबीसी की जो लेवल है वो ज्यादा होती है। द रीजन इज कि हाइपोक्सिया होता है, एंड हाइपोक्सिया इज अ स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ एरिथ्रोपोइटिन सेक्रेटरी। और जो एरिथ्रोपोइटिन है वो जाकर बोन मैरो के अंदर आरबीसी की प्रोडक्शन करता है। ठीक है जी। इसके साथ साथ फिर आपको मुझे पता होना चाहिए कि जो जेंडर है, तो एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस सेशन के फीमेल और अगर मेल को कंपेयर करें तो रिलेटिवली मेल के अंदर एचपी लेवल फीमेल से ज्यादा होता है। वजह यह है कि फीमेल मेंस्ट्रुएट एवरी मंथ, तो वो कुछ ना कुछ जो एचपी है हीमोग्लोबिन वो ब्रीडिंग की सूरत में यूज कर देते हैं, इसलिए रिलेटिवली मेल के अंदर एचपी लेवल ज्यादा होता है, फीमेल में एचपी लेवल कम होती है। ठीक है, अब जो अनीमिया है इसमें तो एचपी लेवल कम होगा, और फिर हमने एमसीवी जो मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम है इसको देखना है कि मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम ये नॉर्मली 80 से 100 फेम्टो लीटर होनी चाहिए एज वी डिस्कस। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 80 से कम हो जाए तो माइक्रोसिटिक होगा, 80 से और 100 के दरमियान हो नॉर्मोसिटिक, 100 से ज्यादा हो तो मेगालोब्लास्टिक। तो एक क्वेश्चन आता है, आप लोगों को कोई सिनेरियो दी होगी, सिनेरियो में आयरन डेफिशिएंसी आ सकती है, कोई भी वर्ड आ सकती है, लेकिन वो आपको मैं बात बताता हूँ कि कैसे डिफरेंशिएट। लेकिन क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं, इसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो अगर हम एनीमिया की क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए क्विकली एग्जाम में ये चीज याद रखनी चाहिए कि वी कैन क्लासिफाई अनीमिया इनटू फ्यू टाइप्स, माइक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक अनीमिया। ठीक है, हाइपोक्रोमिक मीन डिक्रीज कलर, तो अनीमिया की वजह से जो पेशेंट की लुक है दैट शुड बी पेलर, क्योंकि अर्लीस्ट साइन ऑफ अनीमिया ही पेलरनेस है। इसके बाद द नेक्स्ट इज नॉर्मोसिटिक अनीमिया। ठीक है, नॉर्मोसिटिक अनीमिया। और नेक्स्ट इसमें आप लोगों को याद रखना चाहिए दैट इज कॉल्ड मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया भी पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया के अंदर इसमें जो एमसीवी वैल्यू है दैट शुड बी 80 टू 100 फेम्टो लीटर होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगर फॉर एग्जांपल इसमें सॉरी जो एमसीवी वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन 80, क्योंकि इसमें जो ओवरऑल सेल है इसका साइज छोटा रह जाएगा, और जो एमसीवी वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन 80। वो एनीमिया जिसमें एमसीवी वैल्यू स्टिल इज नॉर्मल बट द पेशेंट हैज अनीमिया दैट शुड बी 80 to 100, और इसमें जो एमसीवी वैल्यू है दैट शुड बी मोर देन 100 फेम्टो लीटर। तो पहले तो देखिए वाइवा के अंदर इससे भी टीचर बहुत खुश हो जाता है कि इफ यू पीपल नो द कंसेप्ट ऑफ एनीमिया, कि जिसकी जो क्लासिफिकेशन है वो हम एमसीवी वैल्यू पे करते हैं। अगर एमसीवी की वैल्यू 80 से कम आ जाए, जिसकी मिनिमम वैल्यू है उसको माइक्रोसिटिक, 80 और 100 के दरमियान आ जाए नॉर्मोसिटिक है, और अगर 100 से क्रॉस करके आगे आ जाए दैट शुड बी मेगालोब्लास्टिक, और इसका दूसरा नाम है मैक्रोसिटिक अनीमिया। जल्दी जल्दी आप लोगों ने लिस्ट करनी है कि इसके अंदर कौन सी अनीमिया है। फर्स्ट इज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। नेक्स्ट देखिए सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया, सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया। द थर्ड वन इज अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। ये सारी की सारी एनीमियास की लिस्ट इंपॉर्टेंट है, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज थैलेसीमिया। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड थैलेसीमिया। तो क्विकली आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है, इसमें ये चारों के चारों जो एनीमिया है इसके अंदर जो एमसीवी वैल्यू है वो 80 से कम होगी, लेकिन डिफरेंस इज इन देयर सिनेरियो एंड देयर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। नॉर्मोसिटिक एनीमिया जब आप लोग एनालिसिस स्टेप 1 के लिए पढ़ रहे थे, आप लोग को हेमाटोलॉजी नॉलेज के ऊपर ये पता होना चाहिए इसमें कुछ एनीमिया ऐसी है कि जिसमें हम आरबीसी की जब लाइसिस, इसको हम हीमोलाइसिस कहते हैं, कुछ वेसल से बाहर होती है तो कुछ
आरबीसी लाइसिस वेसल के अंदर होती है। तो सम कंडीशंस आर लीड्स टू प्रीडोमिनेंट एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस इन सम इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस। इसमें पहले तो एनीमिया की नाम याद रखें। फर्स्ट इज कॉल्ड हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, ठीक है, हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस। नेक्स्ट देखे अनदर इज G6PD deficiency, glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. The third one case of normocytic anemia, that is known as paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH). Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, that is predominant intravascular hemolysis। इसके अंदर क्या होता है, GPI प्रोटीन ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटोडाइल आयोनोसाइटोन। GPI एक एंकरिंग प्रोटीन है कि इसकी डेफिशिएंसी होती है और इसमें C3 कन्वर्टेज एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो प्लीज गो फॉर दैट स्टेप 1 नॉलेज एंड उसको क्लियर अप करें। किसी को समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे फिर भी पूछ सकते हैं, लेकिन एनालिसिस स्टेप 1 की नॉलेज है। और इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट अ वेरी फेवरेट, दैट इज कॉल्ड सिकल सेल डिजीज, जिसको हम सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। तो इसके अंदर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एप्लास्टिक एनीमिया। ये क्या है, एप्लास्टिक एनीमिया। अभी एनालिसिस स्टेप 2 के अंदर अभी जो एग्जाम हुआ है इसमें क्वेश्चन आया था कि अनीमिया ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज, अनीमिया इन क्रोनिक सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज, ये कौन सी है। तो एग्जाम में आया था कि ये माइक्रोसिटिक है, नॉर्मोसिटिक है या मैक्रोसिटिक है। तो इफ द क्वेश्चन कम इफ अ पेशेंट डेवलप एनीमिया व्हेन द पेशेंट इज प्रीवियसली अनोन केस ऑफ सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज, दैट शुड बी नॉर्मोसिटिक एनीमिया। ये नॉर्मोसिटिक एनीमिया है। अब आप लोगों को मैंने डिस्कस करना है कि व्हाई। देखिए पहले तो सीकेडी पेशेंट के अंदर एनीमिया होती क्यों है, इसका वजह एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी। हाँ जी, एनीवन, दैट शुड बी द आउट क्वेश्चन फॉर एवरीवन के सीकेडी पेशेंट के अंदर एनीमिया की काज क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इन सीकेडी जब किडनी डिजीज हो जाए और क्रोनिक किडनी डिजीज रीनल फेलियर की बात करें, सीआरएफ की बात करें, क्रोनिक रीनल फेलियर, जब क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर एक प्रोटीन है जिसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, दैट इज एरिथ्रोपोएटिन, टू डिक्रीज लेवल ऑफ एरिथ्रोपोएटिन। और जब एरिथ्रोपोएटिन लेवल कम हो जाए तो फिर आरबीसी की ओवरऑल प्रोडक्शन भी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस फॉर एरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी प्रोडक्शन। और एरिथ्रोपोएटिन किडनी से आती है, लेकिन जब किडनी फेल है, एरिथ्रोपोएटिन नहीं बनेगी तो आरबीसी की लेवल कम हो जाएगी। अब जो पहले से आरबीसी है ब्लड के अंदर वो तो सेम है, साइज में भी सेम है, शेप में भी सेम है, लेकिन जो आरबीसी खत्म होगी आफ्टर 120 डेज तो उसके साथ दूसरे आरबीसी नहीं मिलेगी, क्योंकि लेवल कम हो जाते हैं एरिथ्रोपोएटिन। तो सीकेडी में आरबीसी की शेप को नहीं बल्कि नंबर को अफेक्ट होती है, क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन की डिक्रीज हो जाती है। इसलिए जब भी सीकेडी पेशेंट आए, ये एग्जाम में अभी आ चुका था कि एनीमिया इन सीकेडी पेशेंट इज विच एनीमिया, आंसर शुड बी नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। लेकिन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की अगर हम बात करें तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर नंबर 1 इज फोलेट डेफिशिएंसी। फोलेट डेफिशिएंसी कह सकती है, इट्स कॉल्ड विटामिन B9 डेफिशिएंसी, क्योंकि फोलेट का दूसरा नाम क्या है, विटामिन B9। एंड अनदर इज कोबालामीन डेफिशिएंसी, ठीक है, कोबालामीन डेफिशिएंसी। एंड कोबालामीन दैट इज विटामिन B12, ठीक है, ये विटामिन B12 है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या जिसको हम कहते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया, इसके अंदर दो ही कंडीशन आती है, वन इज फोलेट डेफिशिएंसी, अनदर इज कोबालामीन डेफिशिएंसी। मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा स्केच बताने लगा इस मैक्रोसिटिक एनीमिया के ऊपर। देखें एनीमिया के अंदर जो हमारा कंसर्न है दैट इज हीमोग्लोबिन, जिसको हम कहते हैं HP। हीमोग्लोबिन किससे बनाए, प्लीज ये नोट कर ले ताकि आप लोगों को वाइवा के अंदर फिर कोई मसला ना हो। Hemoglobin is made up of two things, heme plus globin, and globin is a globular protein which is made up of different amino acids, जिसके अंदर अल्फा चेन होती है और बीटा चेन होती है। लेकिन जो हीम है, हीम इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स। हीम फिर फर्दर दो चीजों से मिलकर बनी होती है, फर्स्ट इज कॉल्ड आयरन, अनदर इज कॉल्ड प्रोटोफोरपायरिन, ठीक है, प्रोटोफोरपायरिन। इसका मतलब ये है कि जो हीम है दैट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, आयरन प्लस प्रोटोफोरपायरिन। जो आयरन है एग्जाम के अंदर वाइवा में याद रखे कि द फॉर्म ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन द हीम दैट इज कॉल्ड फेरस आयरन, इट इज कॉल्ड Fe+2।
मतलब ये जो Fe+2 है ये फेरस आयरन है, और ये किसके अंदर होता है, हीम के अंदर। यहाँ पे एक वाइवा क्वेश्चन आता है कि इफ हीमोग्लोबिन कंटेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ Fe+3, क्योंकि अगर आयरन इस शक्ल में आ जाए Fe+3, इसको हम फिर कहते हैं फेरिक आयरन, और फेरिक आयरन इज अ बायोलॉजिकली नॉन फंक्शनल आयरन, ये फिर काम करने की नहीं होती, इट शुड नॉट कैरी ऑक्सीजन। Fe+2 कैन कैरी O2, ऑक्सीजन को कैरी करना ये इस आयरन का काम है। Done. The most important is functional iron in the hemoglobin, that is called of ferrous iron. अब जो ferrous iron है ये प्रोटोफॉस्फोरिन से मिलेगा तो हीम बनाएगा, और हीमोग्लोबिन से मिलकर क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन। प्लीज इधर आप फोकस करें, इसको रटना नहीं है, इसको आप लोगों को बोर्ड ट्रिक्स बताऊंगा जो एग्जाम्स के अंदर स्टेप 2 में ओसी के अंदर आप लोगों को वाइवा में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है जी, इसमें आप लोगों को करना क्या है, इंपोर्टेंटली याद क्या करना है, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें आयरन है, अगर आयरन की बाहर से डेफिशिएंसी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आयरन बाहर से लेना कम करें, आयरन डिक्रीज हो जाए, अगर ये आयरन नहीं है तो मतलब प्रोटोफॉस्फोरिन अकेला रहेगा, प्रोटोफॉस्फोरिन रहेगा तो हीम नहीं बनेगा, हीम नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। अगर हीमोग्लोबिन के अंदर हम हीम पार्ट को खत्म करें तो मतलब जो हीमोग्लोबिन की साइज है वो कम पड़ जाएगी कि ज्यादा, वेरी गुड, कम पड़ जाएगी, क्योंकि ग्लोबिन अकेला रहेगा, हीम नहीं बनेगा, तो हीमोग्लोबिन विल डिक्रीज एंड इन द साइज इट विल डिक्रीज, इट विल लीड टू डिक्रीज MTB रेजिस्टेंस एटी एंड दैट शुड बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देखिए आयरन नहीं था, बाहर से आयरन की इंटेक कम थी, ये आयरन आ रही थी लेकिन उसकी डिमांड इतनी थी कि वो पूरी नहीं हो रही थी, तो जब आयरन नहीं थी तो हीम नहीं बनी, हीम नहीं बनी हीमोग्लोबिन नहीं बनी, तो डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एनीमिया, और ये वो एनीमिया है जिसके अंदर डेफिशिएंसी किस चीज की हुई थी, आयरन। इस वजह से इस पार्टिकुलर एनीमिया की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड आयरन डेफिशिएंसी। ये चीजें नोट करते जाए जल्दी जल्दी। आयरन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल एनीमिया वर्ल्ड वाइड। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया दैट इज मोस्ट लाइकली सीन इन फीमेल स्पेशली ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ईच मंथ आयरन की लूज होती है तो डेफिशिएंसी के चांसेस ज्यादा है, और प्रेगनेंसी में आयरन की डिमांड बढ़ जाती है तो तब भी जनाब उसकी लॉसेस या उसकी जो डेफिशिएंसी चांसेस है वो बढ़ जाती है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये ड्यूडेनम के अंदर इफेक्ट होने से होती है, क्योंकि ड्यूडेनम इज द साइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनले ये इंफेक्शन है, ये वॉर्म इंफेक्शन है, आयरन डेफिशिएंसी कराती है। बच्चों में इसका पाई का सिम्टम है, बड़ों में इसका कोइलोकोनी का सिम्टम है, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर डिस्कस किया है। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जितने भी पेशेंट्स आते हैं उसकी अगर हम फॉर एग्जांपल ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन करें तो सीरम आयरन विल बी डिक्रीज, सीरम फेरेटिन विल बी डिक्रीज, फेरेटिन इज व्हाट, फेरेटिन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, और TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी विल बी इंक्रीज, क्योंकि परसेंट सैचुरेशन की क्या हो जाती है, कम, तो all measurement, all parameter in the investigation will be decreased in iron deficiency anemia except TIBC which is increased, और इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज कॉल्ड फेरस सल्फेट। अब देखें कभी कभार क्या होता है, ये तो आयरन डेफिशिएंसी है, कभी कभार बॉडी के अंदर कोई क्रोनिक डिजीज है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज हम कह लें, जैसा कि फॉर एग्जांपल कैंसर कह लें, जैसा कि कोई SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, और कोई भी क्रोनिक कंडीशन जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही हो, तो बैक्टीरिया यूज द बॉडी आयरन फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब बिल्कुल सिंपल बात यह है कि क्रोनिक इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है अपने सर्वाइवल के लिए बाहर से बॉडी आयरन कंज्यूम करती जा रही होती है, तो क्या होता है कि लीवर क्रोनिक कंडीशन में एक मॉलिक्यूल रिलीज करता है व्हिच इज कॉल्ड हेप्सिडिन। ये हेप्सिडिन क्या करता है, ये बैक्टीरिया से बॉडी की आयरन को हाइड कर देता है ताकि बैक्टीरिया को ना मिले। अब हेप्सिडिन डू वेल फॉर द बॉडी, ये बॉडी की आयरन को स्टोरेज साइड पे लेकर मतलब बैक्टीरिया से अवे कर लेता है, लेकिन इसकी गलती ये है कि ये नॉर्मल आयरन को भी हाइड करता है, उससे भी आयरन की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है, एक्सीडेंट। अब इस कंडीशन में आयरन आती है, लेकिन क्रोनिक डिजीज की वजह से बैक्टीरिया से बचाने के लिए ये आयरन हम कहाँ पे हाइड करते हैं, स्टोरेज साइड में लेके जाते हैं हेप्सिडिन के थ्रू। तो फिर आयरन आती है बॉडी में लेकिन ब्लड में रहती नहीं है, तो फिर भी आयरन की कमी होती है, लेकिन ये तब होती है जब कोई क्रोनिक कंडीशन हो, तो हम कहते हैं एनीमिया ऑफ द क्रोनिक कंडीशन। इसका मतलब अगर आयरन मिले ही नहीं तो उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगा, अगर आयरन मिले लेकिन
बचाने के लिए इसको हम कहीं पे हाइड करके रखें, लेकिन हीमोग्लोबिन बनाने में काम ना करें, तो कहते हैं अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। इसकी ट्रीटमेंट ये है, ट्रीट द अंडरलाइंग डिजीज, ये ट्रीट द अंडरलाइंग काज, जो काज है उसको पहले क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आयरन है वो फेरस फॉर्म में है, Fe+2 फॉर्म में है, बिल्कुल ठीक है, बॉडी को आ रही है अकॉर्डिंग टू डिमांड, सप्लाई भी ठीक है, लेकिन इशू किसके अंदर आ रहे हैं, प्रोटोफॉर्फायरिन के अंदर। अब यहाँ पे मैं एक एमसीक्यूज बताऊंगा कि प्रोटोफॉर्फायरिन के लिए जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है, एनालिसिस स्टेप 1 नॉलेज पे आप लोग को पता होना चाहिए। जिसका एनालिसिस स्टेप 1 पास है तो ऑलरेडी इसको ये पता होना चाहिए कि रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर दी protoporphyrin, that is called ALA synthase, amino levulonic acid synthase। अब वाइवा में इतना ही काफी है। If the question came to you in the viva of OSCE step 2 NLE, okay, what is the rate limiting enzyme for protoporphyrin synthesis? Your answer should be boldly in front of the cursor, that is ALA synthase, stand for amino levulonic acid synthase। अब कभी कभार congenital bypass ऐसी डिफेक्ट होती है जिसमें एएलए सिंथेज काम नहीं करता। ये जो एएलए सिंथेज है इसको काम करने के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, मतलब हेल्पर चाहिए, एंड दैट इज विटामिन B6 व्हिच इज कॉल्ड पैराडॉक्सिन। तो विटामिन B6 डेफिशिएंसी की वजह से भी ये एंजाइम काम नहीं करता। या कुछ ऐसी ड्रग्स है, एनीवन कैन टेल मी द नेम ऑफ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस व्हिच कैन डिक्रीज द लेवल ऑफ विटामिन B6? Excellent, that is called isoniazid। तो isoniazid is a drug which decrease the level of vitamin B6। अगर विटामिन B6 नहीं है तो फिर कोफैक्टर जैसा काम नहीं होगा, एंजाइम भी काम नहीं करेगा। तो इसके सामने आप लोग जो ड्रग है वो जरूर मेंशन करना है। एग्जाम में अगर कोई हिस्ट्री है, isoniazid यूज है, विटामिन B6 की कमी है, एएलए सिंथेज की डेफिशिएंसी है, ये अल्कोहल की हिस्ट्री है, लिड पॉइजनिंग की हिस्ट्री है, इन सब केसेस के अंदर मैं 4-5 चीजें बताने लगा हूं। इनमें से अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा। नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ isoniazid यूज, हिस्ट्री ऑफ डेफिशिएंसी ALA synthase, हिस्ट्री ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6, a history of alcohol and a history of lead poisoning। ये 5 चीजें याद रखिए। इन सब के अंदर कौन सा चीज खराब हो जाती है, प्रोटोफॉर्फायरिन सिंथेसिस। और अगर प्रोटोफॉर्फायरिन काम ना करे, इसको सही तरीके से हम काम ना करने दें, तो फिर ये आयरन के साथ मीट नहीं कर पाएगा, हीम नहीं बनेगा, हीम नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, एनीमिया होगा। ऐसा एनीमिया जिसके अंदर प्रोटोफॉर्फायरिन में हो, दैट इज कॉल्ड सिडरोप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, इधर देखें, आयरन का बॉडी को ना मिलना, बाहर से आयरन ना मिलने की वजह से जो एनीमिया होती है दैट इज कॉल्ड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। लेकिन अगर बॉडी को आयरन मिल ही गई, आयरन बॉडी को बाहर से आ गई, लेकिन वो किसी क्रोनिक डिजीज में यूज हो गई और मतलब हेप्सोडेन ने जाकर हाइड कर दिया स्टोरेज साइड पे, तो अनीमिया ऑफ दी क्रोनिक डिजीज है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बॉडी को आयरन मिल भी गई है, या लीड पॉइजनिंग की वजह से, आइसोनियाजिड यूज की वजह से, कंजेनिटल डिफेक्ट की वजह से, किसी भी वजह से अगर इशू प्रोटोफॉर्फायरिन में हो और हीम ना बने, तो वो सिडरोब्लास्टिक एनीमिया है। इसमें बोन मैरो बायोप्सी में करते हैं तो सिडरोब्लास्ट रिंग्स बन जाते हैं। इसमें आयरन जो है वो आती रहेगी, लेकिन उसके लिए प्रोटोफॉर्फायरिन नहीं होगा, तो आयरन स्टोर जो है फेरेटिक क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर आयरन भी है प्रोटोफॉर्फायरिन भी है, ये दोनों साथ में मिल गए तो ये क्या बनाएंगे, हीम बनाएंगे। लेकिन अगर इशू यहाँ पे है ग्लोबिन में, या तो उसका अल्फा चेन का इशू है या बीटा चेन का इशू है, और अगर ग्लोबिन का इशू है, इस चीज का इशू है, और वो हीम के साथ ना बने, तो हीम तो बनेगा लेकिन ग्लोबिन नहीं बनेगा, तो इस वजह से जो एनीमिया होगा दैट इज कॉल्ड थैलेसीमिया। तो इफ द प्रॉब्लम लाइज प्रीडोमिनेंटली इन अल्फा चेन, वो अल्फा थैलेसीमिया है, और अगर इसका इशू बीटा चेन में रहेगा तो वो बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, ये आप लोग को वो चीजें बता रहा हूँ जो आप लोग माइंडली उसको कंसेप्ट वाइज क्लियर करें और आप डायरेक्ट वाइवा के अंदर उसका आंसर कर सकें। और इन सब एनीमिया के अंदर जो ओवरऑल वैल्यू है एमसीवी का, वो लिस्ट क्या आता है 80। इसलिए इन 4 लिस्ट एनीमिया को क्या कहते हैं, माइक्रोसिटिक एनीमिया। हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस, इसके अंदर आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस के अंदर मेन पॉइंट ये है, देखिए जो आरबीसी है इसका जो नॉर्मल शेप है दैट इज बाइकनकेव। फॉर एग्जांपल दिस इज बाइकनकेव शेप ऑफ आरबीसी। अब क्लियर पॉइंट ये है, दिस द नॉर्मल शेप। अब यहाँ पे लेके मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रोटीन,
इसका मतलब ये है कि आरबीसी के लिए वो प्रोटीन जो इसकी मेम्ब्रेन ओ के शेप में रखे बाई कॉन्केव। एनीवन फर्स्ट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रेन, ठीक है, स्पेक्ट्रेन। नेक्स्ट इज एनकायरिन, एनकायरिन एंड बैंड 3, ठीक है, ये तीन है, स्पेक्ट्रिन, एनकायरिन एंड बैंड 3। These are the three structural protein which keep the RBC in biconcave shape। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताने लगा हूँ। नंबर वन, जो स्पेक्ट्रिन है, एनकायरिन है और बैंड 3, ये आरबीसी को किस शेप में रखेगी? बाइकॉन्केव। एक्सीलेंट। अब इन तीनों में से अगर कोई भी कॉन्जेनिटली खराब हो तो फिर आरबीसी की जो शेप है वो बाइकॉन्केव से किस पे रिप्लेस हो जाएगी? स्फेरिकल पे। और जो स्फेरिकल आरबीसी है वो स्मॉलर कैपिलरी से आसान होगी, इजीली स्क्वीज करके आगे नहीं जाएगी, तो उसकी स्टक होने की चांसेस ज्यादा होगी और उससे आरबीसी लाइसिस की चांसेस भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है इसमें हीमोलिसिस होगी तो एनीमिया which lead to predominant extravascular hemolysis because of when RBC shape is replaced from biconcave to spherical, condition is called hereditary spherocytosis। और इसमें जो आरबीसी की लाइसिस होती है यूजुअली इट इज इन द स्प्लीन। और ये भी एग्जाम में याद रखें कि हेरेडिटरी स्पीरोसाइटोसिस इट इज ए ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर एक डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द जीन पेरेंट्स से आनी चाहिए टू कॉज डिजीज इन द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इसमें तीन प्रोटीन का इशू होता है और इसकी होल जोलिस बॉडीज इन्वेस्टिगेशन में आती है। और इसका अगर ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस पूछा जाए इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, उसकी हम उन एरिया को रिमूव करेंगे जहां पे आरबीसी की लाइसिस होती है, दैट इज स्प्लीन। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्प्लीन इज कॉल्ड स्प्लीनेक्टोमी। मैं एक चीज इसलिए नहीं लिखता कि आप लोगों को पता है ये स्टेप 1 की नॉलेज है, सिर्फ रिवाइज करना चाहिए और आप लोग को वो बताने चाहिए कि जो चीज आप लोगों से एग्जामिनर पूछ सकता है वो मैं आप लोगों को बता सकता हूं, ठीक है। तो क्लियर, दीज आर द पॉइंट रिमेंबर फॉर हेरेडिटरी स्पीरोसाइटोसिस। फिर G6PD डिफिशिएंसी, इसके अंदर क्या होता है कि जिन लोगों को G6PD, अब G6PD डिफिशिएंसी से एनीमिया किस तरह होती है, देखिए इसका एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, बहुत आसान। इधर पे मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी इसका एक स्केच बताता चलूं। फॉर एग्जांपल दिस इज ब्लड वेसल, ये फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल है, इसके अंदर बाइकॉन्केव शेप आरबीसी है। अब इस आरबीसी को फॉर एग्जांपल लाइज करने के लिए रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आती है, आरओ स्टैंड फॉर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जिसको हम फ्री रेडिकल भी कहते हैं। फ्री रेडिकल के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन है, फ्री रेडिकल के अंदर ऑक्सीजन एटम है, फ्री रेडिकल के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। These all are reactive oxygen species are free radical. They try to damage RBC। लेकिन इस फ्री रेडिकल के खिलाफ हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है? एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटीऑक्सीडेंट। एंड द नेचुरल एंड पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट दैट इज कॉल्ड ग्लूटाथायोन, ठीक है। अब ग्लूटाथायोन क्या है? दिस इज द नेचुरल एंड पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट दैट इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर, ये लीवर से बनता है। लेकिन इस ग्लूटाथायोन की जनाब दो फॉर्म है, वन इज ऑक्सीडाइज फॉर्म, ऑक्सीडाइज फॉर्म, ठीक है, और एक इसका क्या होता है? रिड्यूस फॉर्म होता है। ऑक्सीडाइज फॉर्म एंड रिड्यूस फॉर्म। जो रिड्यूस फॉर्म है ग्लूटाथायोन का दैट इज मोस्ट एक्टिव, ये क्या है? मोस्ट एक्टिव है। अब इस देखिए ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लूटाथायोन इज अ पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट reduced by the produced by the liver and that should be remain in the reduced form, that is the most active form। लेकिन इस एक्टिव फॉर्म में इसको रिड्यूस रखने के लिए जो हमारे पास कंपाउंड चाहिए दैट इज NADPH। NADPH का काम यह है कि ग्लूटाथायोन को रिड्यूस फॉर्म में रखे, क्लियर है। लेकिन NADPH आता कहाँ से है? आंसर है HMP शंट। अब आप लोगों ने स्टेप 1 तो किया, ये HMP शंट ये क्या है? एक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। ये आरबीसी के अंदर एटीपी जनरेशन के लिए एक पाथवे है। आई विल डिस्कस दिस इन कमिंग लेक्चर। इसके मजीद हमने कुछ चीजें डिस्कस करनी है वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। देखिए फिर एचएमपी शंट क्या है? इसके लिए जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है दैट इज G6PD। तो देखिए बहुत आसान केस है, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज G6PD, इसका काम है HMP शंट को रन करना, ठीक है। ये एक पाथवे है आरबीसी के अंदर एटीपी जनरेशन के लिए। HMP शंट जब ये एंजाइम रन करेगी, इस शंट या इस पाथवे के दौरान साइड बाय साइड एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है NADPH। NADPH का काम यह है कि ग्लूटाथायोन को किस फॉर्म में रखे? रिड्यूस फॉर्म में रखे। और जो रिड्यूस ग्लूटाथायोन है वो इस
फ्री रेडिकल के खिलाफ काम करके आरबीसी लाइसिस को क्या कर सके, बचा सके। दैट इज वेरी क्लियर। अब अगर एक पेशेंट है उसने पहले से G6PD क्या है, डेफिशिएंट है, उसकी कमी है G6PD। जब G6PD नहीं है, ये नहीं है, तो HMP शर्ट नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, NADPH नहीं होगी, ग्लूटाथायोन फॉर्म नहीं बनेगा, रिड्यूस फॉर्म, तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी, एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस विल बी इंक्रीजेड एंड दैट विल लीड टू हीमोलिसिस। और जब ये हीमोलिसिस करेगी तो आरबीसी लाइसिस की वजह से हमारे पास ब्लड के अंदर क्या आएगा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिनीमिया, एंड दैट हीमोग्लोबिन में एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन व्हिच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन यूरिया। तो G6PD फावाबीन एक ड्रग है, मलेरिया में यूज होता है, तो G6PD डिफिशिएंसी पेशेंट में नहीं दिया जाता। ये तो वाइवा में पक्का क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड प्रोकेनामाइड। तो प्रोकेनामाइड जो है G6PD लाइसिस कराती है, सल्फोनामाइड करा सकती है। और इसमें याद रखना है दो चीजें इन्वेस्टिगेशन में। वन है जब देखे आरबीसी के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाए तो इसमें जो हीमोग्लोबिन है इट बिकम डीनेचर एंड दे फॉर्म clumped hemoglobin which denature inside RBC due to oxidative stress. This is called Hens bodies. इसको क्या कहते हैं, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, Hens bodies। वन ऑफ द नोट्स है उसको रिवाइज करें। और जब ये Hens bodies clump hemoglobin स्प्लीनिक मैक्रोफेज देखती है तो उसको ये रिमूव करती है, यहाँ पे कट लगाती है, उस आरबीसी को क्या कहते हैं, वाइट सेल कहते हैं। तो Hens bodies और वाइट सेल अगर ये वाइवा में आ जाए तो आप लोगों ने ये बताना है कि सर आरबीसी के अंदर जब हीमोग्लोबिन डीनेचर होकर क्लम्प बनाए अंडर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दैट इज कॉल्ड Hens bodies। लेकिन जब स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस उस क्लम्प्ड हीमोग्लोबिन को रिमूव करके आरबीसी पे कट लगाए तो उसको हम क्या कहते हैं, वाइट सेल कहते हैं। और ये दोनों किस एनीमिया के अंदर होती है, G6PD डेफिशिएंसी में। पीएनएच तो पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, जीपीआई प्रोटीन का इशू होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइल आयनोसाइटोल, और इसके अंदर अर्ली मॉर्निंग हीमोग्लोबिनूरिया एंड रेड यूरिनेशन आती है, और ये C3 कन्वर्टेज एक्टिविटी की वजह से। तो इसको आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करें। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया तो आप लोगों को पता है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। इसके अंदर जो आरबीसी की शेप है इट बिकम सिकल शेप, क्योंकि इसमें जो वेलिन अमाइनो एसिड है वो हमारे पास रिप्लेस हो जाते हैं ग्लूटामिक एसिड, मतलब जो सेकंड और सिक्स्थ अमाइनो एसिड है इसमें क्या होती है, ये रिप्लेसमेंट। देखिए अगर ग्लोबिन चेन नहीं बना, ग्लोबिन चेन के अंदर अमाइनो एसिड की नंबर कम हो गई तो वो थैलेसीमिया है। लेकिन अगर ग्लोबिन चेन पूरा बना है लेकिन इसमें अमाइनो एसिड रिप्लेस होकर ग्लोबिन की क्वालिटी को अफेक्ट कर चुके हैं तो फिर ये सिकल सेल डिजीज है। इसका मतलब ये है कि अंडर प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबिन कैन कॉज थैलेसीमिया बट नॉर्मल प्रोडक्शन बट क्वालिटेटिव प्रॉब्लम दैट कैन कॉज सिकल सेल। क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबिन है, जो थैलेसीमिया है इसके अंदर ग्लोबिन की क्वांटिटी का इशू है, और सिकल सेल डिजीज के अंदर ग्लोबिन की क्वालिटी का इशू है। बस समझ गए क्या नहीं, ये पॉइंट याद रखें। सिकल सेल एनीमिया के अंदर जितनी भी आरबीसी है दे बिकम सिकल शेप, और जो सिकल शेप आरबीसी है इस तरह जिधर भी जाएगी ये वहां की जो लोकल ब्लड सप्लाई है आर्गन को वो क्या कर देगी, वो डिक्रीज कर देगी। और जब आर्गन को ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो वहां पे इस्कीमिया और नेक्रोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो किडनी को ब्लड सप्लाई कम करने की वजह से रीनल प्रॉब्लम, जेडी प्रॉब्लम, क्लिनिक प्रॉब्लम, और इसमें फंक्शनल एस्प्लीनिया और इसके अंदर स्प्लीन डैमेज हो जाता है और स्प्लीन काम करना छोड़ देता है। लेकिन एग्जाम में आ जाए कि ऑल द फीचर्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया आर ड्यू टू डेश आंसर इज वेजो ऑक्लूसिव फिनोमेना। द वर्ड मीन कि जितने भी विसल है अगर वो ऑक्लूड हो जाए बिकॉज ऑफ सिकल शेप आरबीसी तो मुख्तलिफ जगह की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। बच्चों के अंदर इनिशियल सिम्टम ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज डेक्टाइलाइटिस, इंफ्लेमेशन ऑफ द फिंगर, और बड़ों के अंदर कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन सिकल सेल डिजीज एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है। फिर इसके बाद एप्लास्टिक एनीमिया है, और सिकल सेल डिजीज के अंदर अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, वाइवा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि द लीडिंग काज ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस सिकल सेल डिजीज आंसर है साल्मोनेला इन्फेक्शन। ठीक है, एप्लास्टिक में तो पेनसाइटोपिनिया होता है, इसमें सारे सेल लाइन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इसके बाद जो सीकेडी है, क्रोनिक किडनी डिजीज, इसमें याद रखना है द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि इसमें जनाब एरिथ्रोपोएटिन डिक्रीज की वजह से एनीमिया होता है, दैट शुड बी नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। देखिए अगर हम आरबीसी की इमेच्योर बात करें, इमेच्योर आरबीसी इज कॉल्ड बिग सेल। बिग से मुराद ये है मेगा, मेगा मीन बिग,
और इमेच्योर आरबीसी इज ब्लास्ट सेल। इसका मतलब ये है इमेच्योर आरबीसी को हम ब्लास्ट सेल कहते हैं और वो साइज में बिग होता है। जब ये मेच्योर हो जाए, मेच्योर आरबीसी, इसको हम कहते हैं साइट। मेच्योर आरबीसी का नाम क्या है? साइट्स, CYTE, और इट शुड बी स्मॉल इन साइज। ये दो डिफरेंस याद रखें कि जब आरबीसी की साइज बिग हो तो वो इमेच्योर होती है, जब वो साइज में छोटा हो जाता है, सरफेस एरिया में बढ़ जाता है, वो मेच्योर हो जाता है। इमेच्योर आरबीसी का नाम है मेगालोब्लास्ट। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक सेल, दैट इज इमेच्योर बिग सेल्स। मेगालो मीन बिग, ब्लास्ट मीन इमेच्योर। लेकिन जब ये फॉर एग्जांपल आरबीसी एरिथ्रो मीन रेड और साइट मीन मेच्योर सेल, उसको एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। अब इमेच्योर आरबीसी को मेच्योर करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन B9 एंड विटामिन B12। ठीक, ये दो विटामिन है, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। विटामिन B9 को हम फोलिक एसिड कहते हैं, विटामिन B12 को VAR से कोबालामिन। ये दोनों विटामिन है जो DNA मेच्योरेशन में काम कराती है और सेल प्रोलिफरेशन बढ़ाती है। इसमें इमेच्योर आरबीसी को क्या बनाती है? मेच्योर बनाती है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा एनीमिया जिसमें MCV की वैल्यू 100 से ज्यादा हो, 100 से MCV का वैल्यू ज्यादा होना, टॉकिंग अबाउट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इस तरह हमने क्लासिफिकेशन में लिखा है या मैक्रोसाइटिक। लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि MCV मोर देन 100 प्लस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। क्योंकि एक पॉइंट याद रखना है, हमारे बॉडी में एक कंपाउंड है जिसका नाम है MMA, स्टैंड फॉर बीटाइल मेलोनिक एसिड। फिर बता रहा हूँ, MMA स्टैंड फॉर बीटाइल मेलोनिक एसिड। इट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल CoA। बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, इतना याद रखें जिस पे आप लोग वाइवा क्लियर करें। तो कहने का मतलब ये है कि जो MMA है, बीटाइल मेलोनिक एसिड, इट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल CoA, और मिथाइल मेलोनिक एसिड को सक्सिनाइल CoA में कन्वर्ट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन B12। वरना अगर ये मिथाइल मेलोनिक एसिड बॉडी के अंदर बढ़ जाए, इट विल डैमेज एक्सॉन। ये किसको डैमेज करता है? एक्सॉन को। एक्सॉन आर द कवरिंग अराउंड द एक्सॉन इज द पार्ट ऑफ न्यूरॉन, और ये डैमेज कर दे एक्सॉन, इसका डैमेज देयर माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ का काम नर्व इंपल्स को, कंडक्शन को फास्ट कराना है। कहने का मतलब ये है कि विटामिन B9 B12 दोनों का काम ये है इमेच्योर आरबीसी को मेच्योर करना। लेकिन विटामिन B12 का एक एक्स्ट्रा काम ये है कि मिथाइल मेलोनिक एसिड जो टॉक्सिक चीज है उसको सक्सिनाइल CoA में कन्वर्ट करता है, जो लीस्ट टॉक्सिक है। अगर मेगालो MCV वैल्यू 100 से ज्यादा है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है कि अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद दिस, इतना एक बड़ा लंबा सिनेरियो है और इसमें MCV 106 120 125 मतलब 100 से ज्यादा है, लेकिन उसमें अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी दिए हैं, इसका मतलब MMA का लेवल ज्यादा है, एक्सॉन को डैमेज कर चुका है, तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। लेकिन अगर MCV वैल्यू ये ज्यादा है बट नो न्यूरोलॉजिकल, नो CNS सिम्टम, इसका मतलब ये फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, दैट इज विटामिन B9। और विटामिन B9 डेफिशिएंसी इज मोर कॉमन देन विटामिन B12 डेफिशिएंसी, क्योंकि विटामिन B9 कैन स्टोर बाय द लिवर फॉर मंथ्स, बट विटामिन B12 कैन स्टोर बाय द लिवर फॉर ईयर्स। और एक और आखिरी क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन व्हिच इज ऑल द टाइम फेवरेट फॉर एग्जामिनर, कि ऐसा फिश टेपवर्म बताए, फिश टेपवर्म जो विटामिन B12 इन्फेक्शन करा के विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करा सकती है, दैट इज कॉल्ड डाइबाइलोबोथ्रेम लाटम। ठीक है, तो इस क्लास में दो चीजें याद रखें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए विच वर्म इज रिक्वायर्ड, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेले, क्योंकि ड्यूडेनम को अफेक्ट करके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कराती है। लेकिन अगर फिश टाइप वर्म की जिक्र आ जाए, तो कौन सी फिश टाइप वर्म है जिससे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी चांसेस बढ़ सकती है, दैट इज डाइबाइलोबोथ्रेम लाटम। So these are the main points remember for anemia which will be cover a very big station in the analysis step 2। अच्छा, इसके बाद बहुत सी चीजें जो लास्ट टाइम हमने पढ़ाई थी, हमारे बहुत से स्टूडेंट पास हुए माशाल्लाह, लेकिन एक्चुअली बात यह है कि इसमें कुछ चीजें बहुत सी डेफिशिएंट है। ठीक है, तो एक्चुअली बात हमने ये करनी है कि हमने बहुत सी चीजें न्यू ऐसी पढ़ानी है जो हमने पहले कभी पढ़ाई नहीं है। तो मतलब आप लोगों को जो भी डेली के लेक्चर मिलते रहेंगे वो मेरे नज़र से गुजर चुके होंगे, एंड आई विल
make it much more clear to all of you that will be really help in the coming exam. बस आप लोग stick रहिए, inshallah within 25 days we will cover all the station including gynae, obs, peds, pediatrics, ठीक है। इसके अंदर हम ECGs इंशाल्लाह करेंगे, इसमें हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सिस्टेमिक अलग करेंगे, जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर इसमें काउंसलिंग है, इसमें ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ हम करेंगे, कंसल्ट हम कैसे लेते हैं। वी विल कवर ऑल द मैंडेटरी स्टेशन इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग। बस आप लोग स्टेक रहे और डेली बेस पे जितना इंशाल्लाह हम पढ़ते रहे उसको सही तरीके से रिवाइज करते रहे, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑन व्हाट, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।